जिसको पितृहंता कहा गया इतिहास में, अपने बाप को चाकू से मार दिया था। ये पितृहंता था, ये एक नंबर का अपने बाप, और इसको भी भगवान उसी तरह मरवाया। इसका बेटा उदयन इसको चाकू भोंक के मार दिया था, लेकिन उसको पितृहंता का दर्जा नहीं दिया गया, इसी को पितृहंता का दर्जा दिया। एकदम फाड़ देना है दोस्तों, एकदम बढ़िया से ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ को। काम क्या करता था? टैक्स वसूलता था। ये किस काल का था? मौर्य काल का था। मौर्य काल में कौन राजा? अशोक के समय में था। याद रखो, हर प्रथा जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता था। जब वहाँ के पुरुष व्यक्ति सारे मारे चले जाते थे तो महारानियां अपने महल में चारों ओर आग लगाकर और 16 श्रृंगार करके नृत्य करते हुए उसमें कूद जाती थी, अपने प्राणों को आहुति दे देती थी। किसी मुस्लिम राजा के हाथ में जाने से अच्छा होता था वो अपना प्राण त्यागती थी, और ये स्वेच्छा से होता था, इसमें जबरदस्ती नहीं होती थी। इसे जौहर प्रथा कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग ये कट्टर ब्राह्मण थे, ये बौद्ध धर्म के विद्रोही व्यक्ति थे। ये जो थे मौर्य काल में आता गया, उसमें बोध गया था। उन्हीं के नाम पर जो है वहाँ पर बोधि वृक्ष वगैरह सब कुछ स्थापित है। काफ़ी रमणीय प्लेस है। कहीं मौका मिले तो शिक्षक का एग्जाम पास करके घूम कर आइएगा, वहाँ से मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एच अकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली का हम लोगों ने संभावित प्रश्न एससीईआरटी और एनसीईआरटी के आधार पर चयन किया है, जिसमें तमाम समान अध्ययन के विषय और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड बिहार स्पेशल का संकलन किया गया है। ये आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि यह जो है 6 to 8 वालों के लिए, 9 और 10th वालों के लिए एंड 11th और 12th वालों के लिए, यह प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिए सभी लोग इस प्रश्न को देखें, और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप टेलीग्राम लिंक से आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं और वहां से इसका PDF प्राप्त निःशुल्क करें। किसी भी विषय का PDF, करंट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, वहाँ से आप निःशुल्क जुड़े। और साथ ही साथ यही बताते चलूँ मैं आपको कि वहाँ पर हिस्ट्री के लेक्चर का भी PDF मिलता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज ही डिस्कवरी एच अकेडमी के परिवार को एक बहुत बड़ा विशाल परिवार बनाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बताऊँ, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप लोग मुझे दे रहे हैं, इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन सेशन का, जो कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के आधार पर बेस्ड है और संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली अगस्त माह की परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेशन को और शुरू करते हैं जबरदस्त प्रश्नों के श्रृंखला को। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा ए, विशाख दत्त। आप लोग को दोस्तों यह भी बताऊं, विशाख दत्त के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई मुद्रा राक्षस, इसमें मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से व्याख्या दिया गया है, उसके बारे में विशुद्ध जानकारी मिलती है, इसीलिए यह पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कौटिल्य। कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की है? याद रखिएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है। और याद रखिएगा, कौटिल्य जो थे, इनका एक नाम चाणक्य भी था, और ये महामंत्री अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। आएंगे बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और कल्हण ये कश्मीर के थे, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है राज तरंगिणी। तो दोस्तों, ये हमारा डिस्क्रिप्शन था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। याद रखिएगा, वर्तमान समय में मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच में यह स्थल, पटना और मुजफ्फरपुर के बीच में यह स्थल आता है कुंडग्राम। और पाटलिपुत्र पटना का स्थल है, यह उस समय राजधानी थी। मगध इसी क्षेत्र को पहले कहा जाता था। और वैशाली जो है, इसका संबंध है महावीर स्वामी से काफ़ी अच्छा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अभी जैसा थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र किए थे महात्मा बुद्ध के बारे में, तो हम लोग बताएंगे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किससे जुड़ा हुआ है भैया? ये मृत्यु से जुड़ा हुआ है। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और मैं बताया हूँ पहले भी, आप लोगों को पहले के वीडियो में मिला होगा कि महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु संबंधित है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मल्ल जनपद में। मल्ल जनपद की कितनी राजधानी थी? 2 राजधानियाँ थी। एक था
एक था कुशीनारा और दूसरा था पावापुरी। ये देखिए यहाँ पर कुशीनारा है और दूसरा है पावापुरी। तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। यह भी एक इत्तेफाक है कि दो बड़े धर्म के प्रणेता, दो बड़े धर्म के जानकार, जिसकी मृत्यु जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में है और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में है। और जनपद कौन सा है? मल जनपद में ही हुई है, इसीलिए भी एक इत्तेफाक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म है। इसका उत्तर क्या होगा? महापरिनिर्वाण का इसका उत्तर होगा सी, कुशीनारा। याद रखिएगा कुशीनारा। मैं इसका व्याख्या दे दिया। व्याख्या में बताया कि यहाँ से जैन भगवान की मृत्यु की जानकारी मिलती है, महावीर स्वामी जी। अब यहाँ पर है लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध के और महावीर स्वामी के तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? देखिएगा ये क्या नाम क्यों पड़ा, अर्थात इसको बुद्ध की प्रथम शिक्षा से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसे क्या कहा गया था? प्रथम शिक्षा। क्या कहा गया था? प्रथम शिक्षा। तो दोस्तों याद रखेगा, प्रथम शिक्षा इन्होंने कहाँ दिया था? याद रहे, थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुआ था गया में, और गया में जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे तो वहाँ पर ही इन्होंने सबसे पहले ज्ञान देने का सोचा, बांटने का कोशिश किया। तो वहाँ पर से 2 बंजारा गुजर रहे थे। उस बंजारा का नाम था, पहला का तपस्वी और दूसरा का नाम था भल्लिक। उनको बुलाए, लेकिन उसके दिमाग में बात अटा नहीं, वो चला गया। उसके बाद भगवान बुद्ध वहाँ से निकले और यहाँ से निकल कर, गया से निकल कर वो चले गए कहाँ? वाराणसी में, क्योंकि इनके साथ 5 ब्राह्मण घूम रहे थे। उनको वो खोजते खोजते कहाँ चले आए? वाराणसी। और वाराणसी में एक प्लेस था सारनाथ। वाराणसी आए, ये भी प्रश्न पूछता है वाराणसी सारनाथ कहाँ है? तो याद रखिएगा वाराणसी में है। और वाराणसी कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में है। तो भगवान बुद्ध ने अपना धर्म चक्र यानी प्रथम शिक्षा इसको दिया, कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, वाराणसी में। और सारनाथ में कहाँ दिए थे? यहाँ पर एक प्लेस है ऋषिपत्तन, एक प्लेस है ऋषिपत्तन। और ऋषिपत्तन में एक वाटिका है जिसका नाम है मृगदाव। जिसका नाम क्या है? मृगदाव। मृगदाव वाटिका में ही भगवान बुद्ध जो है 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दिए थे सबसे पहली बार। और दीक्षा में क्या दिए थे? 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य जो था क्या था? पहला था दुख है, दूसरा था, इसको शांत सुनिएगा और लिखने की कोशिश कर लीजिएगा। पहला है दुख है, दूसरा है दुख निरोध है, दुख है, दूसरा है दुख के कारण है, तीसरा है दुख निरोध है और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो भगवान बुद्ध अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में पूरा मैं विस्तार से जानकारी दे दिया। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और पाटलिपुत्र और वैशाली जो है इनसे जुड़ा हुआ प्लेस रहा है, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। वैशाली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भगवान बुद्ध के समय में? भगवान बुद्ध ने वैशाली नामक स्थल में ही महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति आनंद के कहने पर दिया था और सबसे पहले अपनी माता प्रजापति गौतमी को दीक्षा दिया था। यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछता है भिक्षुणी संघ, महिलाओं का भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म में, तो वैशाली में हुई थी। यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? याद रखिए, मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगढ़ थी। उसके बाद क्या बना था भैया? पाटलिपुत्र, वैशाली और चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी चंपा थी। ये कहाँ था? बिहार में। ये सभी प्लेस बिहार में है। और वैशाली कहाँ है भैया? वैशाली जो है मगध जो क्षेत्र था ये हमारा है मगध, और इसी के ऊपर में यहाँ पर जो है इसी हिस्से में यहाँ पर था वैशाली। इससे युद्ध भी होता है, मैं कहानी सुनाऊंगा जब मैं लेक्चर वाला पार्ट में आएंगे तब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। नंद वंश के बाद मगध के राजगद्दी पर किस वंश ने शासन किया? मैं आपको पूरा क्रम ही समझा देता हूँ, 2 सेकंड लगेगा मुझे, यह ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इसका क्रम मैं बताता हूँ, मगध पर कौन कौन राजाओं ने शासन किया। तो यह इसका एक ट्रिक है मेरा, वो ट्रिक को भूल जाइए, थोड़ा सा डायरेक्ट में बताता हूँ। पहला वंश जिसका नाम है हर्यक वंश, पहला वंश है जिसका नाम क्या है? हर्यक वंश आए। हर्यक वंश के बाद कौन आया? शिशुनाग वंश आए। कौन आए? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन आए मगध पर? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। इसके बाद कौन आए भैया? याद रखिएगा नंद वंश। नंद वंश का बाद कौन आए? याद रखिएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश आए। मौर्य वंश के बाद कौन आए? शुंग वंश आए। शुंग वंश यानी मौर्योत्तर काल यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। मगध पर शासन के राजवंशों का क्रम
प्रश्न पूछा है किस राजवंश ने शासन किया, नंद वंश के बाद, तो नंद वंश के बाद देखिए कौन आ रहा है, मौर्य वंश। देखिएगा नंद वंश के बाद कौन आ रहा है भैया, नंद वंश के बाद देखिएगा मौर्य वंश आ रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न को ऑप्शंस में देखिए और मानिए टिक क्या होगा, मौर्य वंश। शुंग वंश कब आएगा, मौर्य वंश के बाद आएगा। गुप्त वंश कब आएगा, इसके बाद गुप्त वंश आएगा। कुषाण कब आएगा, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी, मैं बता चुका हूँ मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमणकारी थे। पहला था हिंद यवन, दूसरा था शक, तीसरा था पहलव और चौथा कौन था, कुषाण। मैं ये भी बताया प्राचीन भारत में कुल 6 विदेशी आक्रमण हुए, मौर्य काल से पहले 2 और मौर्य काल के बाद 4। मौर्य काल के पहले जो 2 थे उसका नाम क्या था, पहला था ईरानी या डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, ईरानी वंश के। उसके बाद कौन आया, सिकंदर, सिकंदर आए थे यूनानी लोग। उसके बाद मौर्य काल में आक्रमण नहीं हुआ क्योंकि मौर्य काल में केंद्रीकृत व्यवस्था थी, वहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्यवादी राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य थे, बड़े महान शासक थे और साथ ही उतनी बड़ी सेनाओं के मालिक थे, साथ में उनका पुत्र बिंदुसार, उसके बाद उसका पुत्र अशोक, जो कि बड़े जम्बूद्वीप को उन्होंने रौंद कर रख दिया था और इन्होंने बहुत सारे अभिलेखों की रचना करवाए थे। इसीलिए किसी विदेशी आक्रमणकारी की साहस ही नहीं हुई। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों का मुक्तिदाता भी कहा गया है, उन्होंने सेल्यूकस को यहाँ से भगा दिया था, ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7 को देखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, मौर्य काल का बात कर रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा, तक्षशिला। तक्षशिला किसकी राजधानी थी, गांधार की। याद रखिएगा महाजनपद के शासनकाल में एक प्लेस था उत्तर में गांधार, और गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। यहाँ पर के विश्वविद्यालय में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ के विश्वविद्यालय में ही चाणक्य ने शिक्षा का ग्रहण किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। माँ की ये इससे संबंधित नहीं है, ये इससे संबंधित नहीं है, ये इसे नालंदा विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म से था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त ने किया था। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन आया है, प्रद्योत कहाँ कराया था। प्रद्योत का पूरा नाम था महासेन चंड प्रद्योत। इसका पूरा नाम क्या था, महासेन चंड प्रद्योत। ये कहाँ किराया थे, तो याद रखिएगा महासेन चंड प्रद्योत अवंती किराया थे। ये कहाँ किराया थे, अवंती के। पहला मैं इसका डिस्कशन दे देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा अवंती क्या था। ये सब जनपद हैं, ये सब क्या है मैं बताऊंगा, जनपद हैं, बाद में बताऊंगा अभी। मगध किराया कौन थे, मगध पर विभिन्न वंशों ने शासन किया, लेकिन प्रथम वंश जो था वो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश किराया कौन थे, हर्यक वंश किराया सबसे प्रथम राजा बिंबिसार थे। उसके बाद कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजीत थे। कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजीत थे। और काशी के राजा कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। काशी के राजा कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी लोग, ये जो था ये प्लेस क्या कहलाता था, ये सभी प्लेस जो थे ना, ये जितने प्लेस आप देख रहे हैं ये एक जनपद था। ये एक क्या था, जनपद था। आप लोगों को मैं बताते चलूँ, 600 BC में जनपदों की संख्या कितनी थी, 16। 600 BC में कितने जनपद थे, 16। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, 3 ग्रंथों से। 2 ग्रंथ किसका है, एक ग्रंथ है जैन धर्म का और उसका नाम है भगवती सूत्र। याद रखिएगा उसका नाम क्या है, भगवती सूत्र। और 2 ग्रंथ है किसका, 2 ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। एक का नाम है अंगुत्तर निकाय, एक का नाम है अंगुत्तर निकाय और दूसरा का नाम है महावस्तु। ये 3 ग्रंथ से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। साथ में यह भी ध्यान रखिएगा, ये जनपद में 16 महाजनपद में से 2 जनपद गणतंत्र थे और महाजनपद थे, बाकी गणतंत्र नहीं थे, यानी 14 ऐसे ही थे। तो वो 2 कौन था, वज्जी और मल, ये दोनों गणतंत्र थे, अर्थात यहाँ पर चुनाव होता था जनता के द्वारा। ये साधारण ऐसे ही राजतंत्र था। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसीलिए कहा जाता है वैशाली को पूरे विश्व का सबसे पहला गणतंत्रात्मक प्रणाली के बारे में जानता। बहुत अद्भुत प्रश्न है ये ध्यान में रखेंगे। और ये जनपद में 2 महाजनपद थे, बाकी जनपद थे, और इसमें से एक वैशाली था और एक मल था। ये ध्यान में रखिएगा। वैशाली 8 गणराज्यों को मिलाकर बना था। कितने, 8 गणराज्यों को मिलाकर बना था। और मल में 2 थे, एक में पढ़ाया था कुशीनगर, दूसरा पढ़ाया था पावपुरी। ये भी ध्यान में रखिएगा हम लोग। ये हो गया प्रश्न दोस्तों महासेन चंड प्रद्योत के बारे में, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां, हुन राजा तोरमान किस औलिकार राजा के द्वारा हारा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI रखेंगे। हुन कौन थे, याद रखिएगा, हुन मंगोल थे। हुन कौन थे, मंगोल थे। इन्होंने कनिष्क के वंश को खत्म किया था और यशोधर्मन के द्वारा इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। ये इसी के वंश के थे, राजवर्धन वंश के थे, विष्णुवर्धन ये इसके वंश के थे। ये थे गुप्तोत्तर काल के, ये याद रखेगा हम लोग। और इसका संबंध इससे संबंध नहीं है, प्रकाश धर्मन का है, ये भी इसी वंश के थे। तो यशोधर्मन के वंश से थे। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, हुन राजा तोरमान
को किसने पराजित किया था? इसका उत्तर होगा यशोधर्मन ने हराया था। बिल्कुल भूलना नहीं है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये किससे है? राजवर्धन, याद रखेगा ये गुप्तोत्तर काल का है। ये किस काल का है? गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल का किस वंश का था? याद रखेगा कन्नौज में चल रहा था ये, और यहाँ पर वर्धन वंश का सत्ता था, वर्धन वंश का, ये याद रखेगा। हर्षवर्धन इसके सबसे बड़े राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे। 10वां क्वेश्चन, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? इसका उत्तर होगा राजराज प्रथम। इसे राजचोल भी या राजा चोल भी कहा जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन किया था? विजयालय ने किया था, और ये उसी का सबसे प्रतापी राजा था। उसके बाद ये था राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम, उसके बाद राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग प्रथम, ये सभी इसी वंश के थे। ये यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11वां, किस अभिलेख से विधवा दहन का पता चलता है? किस अभिलेख में पता चला है कि विधवा को सती कराया था, यानी सती प्रथा? इस प्रश्न से के बारे में ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट पूछ सकता है। सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो महिलाओं के साथ समय समय पर अन्याय हुआ है। प्राचीन काल में सती प्रथा का प्रचलन हुआ। प्राचीन काल के बाद जब हमारे यहाँ मुसलमान आए तो जौहर प्रथा का विकास हुआ। प्राचीन काल में सती प्रथा, मध्यकालीन भारत में जौहर प्रथा, और जौहर प्रथा के साथ एक और प्रथा का डेवलपमेंट हुआ था, उसका नाम था साका प्रथा का। अभी मैं तीनों का जिक्र कर देता हूं, आप लोगों को तुरंत आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा अभिलेखों में पता चलता है, तो याद रखिएगा भानुगुप्त अभिलेख के लेखक हैं, और इसका नाम है एरन का अभिलेख। के कौन सा अभिलेख? एरन का अभिलेख। बाकी तोरमान तो ये हुन थे, इसके बारे में यहाँ पर इसका संबंध नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में जानते ही हैं, ये गुप्त वंश के राजा हैं। बुद्धगुप्त गुप्त वंश के राजा हैं। बाकी इसमें से संबंध किसी का नहीं है। इसका उत्तर होगा, व्याख्या में सिर्फ यही आएंगे, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। इसी अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है, और विधवा महिला को पति के डेड बॉडी की लाश पर चिता पर बैठा के जबरदस्ती या मन से जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहते थे। ध्यान से देखेंगे, जब हमारे यहाँ मुसलमान सत्ता प्रारंभ होता है, मुसलमान सत्ता हमारे यहाँ कब से प्रारंभ होता है? 712 ईस्वी से। 712 से 1526 ईस्वी तक हमारे यहाँ मुसलमान की सत्ता रहती है। और इसी बीच में दो प्रथा बड़ा प्रबल हुआ, और एक प्रथा का नाम था जौहर प्रथा, और दूसरी प्रथा का नाम था साका। याद रखिएगा, जौहर प्रथा जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता था। जब वहाँ के पुरुष व्यक्ति सारे मारे चले जाते थे, तो महारानियां अपने महल में चारों ओर आग लगाकर और 16 श्रृंगार करके नृत्य करते हुए उसमें कूद जाती थी, अपने प्राणों को आहुति दे दी थी। किसी मुस्लिम राजा के हाथ में जाने से अच्छा होता था वो अपना प्राण त्यागती थी, और ये स्वेच्छा से होता था, इसमें जबरदस्ती नहीं होती थी। इसे जौहर प्रथा कहा गया है। साका प्रथा क्या था? याद रखिएगा, इसका विकास मुगल काल में हुआ। किस काल में हुआ? मुगल काल में। साका प्रथा में जब कोई पुरुष जौहर करता था, तो पुरुष ये अपने आप में अद्भुत है, बहुत कम लोग जानते हैं, काफी अंदर से है, ये मैं बता रहा हूँ। साका प्रथा शेर शाह हुमायूं के समय में, जब हुमायूं को जब शेर शाह के द्वारा परास्त किया गया था, उसे वहां से भगाकर सिंध में पहुंचा दिया था, तब जाकर जो है इस प्रथा का प्रचलन आया था। आगरा के एक शासक थे बहादुर शाह के समय में साका प्रथा रानी कर्णावती ने किया था, और कुछ पुरुषों के द्वारा भी ये साका प्रथा किया गया था। याद रखिएगा, साका प्रथा से तात्पर्य है जब कोई पुरुष व्यक्ति जौहर करता है, उससे संबंधित है साका प्रथा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन में बैठा था? पहले तो मैं बता दूं उत्तर, इसका उत्तर होगा ए 15 वर्ष। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। महावंश क्या था? महावंश बौद्ध धर्म के पुस्तक है। महावंश क्या है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। महावंश बौद्ध धर्म का क्या है? ये ग्रंथ है। दीपवंश, महावंश, अहनानूर, पूर्णानूर, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तमाम ग्रंथ किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। उसी में ये आता है महावंश, और महावंश से पता चलता है कि बिंबिसार जो है 15 वर्ष की अवस्था में मगध की राजगद्दी को संभाला था। और बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? याद रखिएगा, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का बेटा का नाम क्या था? अजातशत्रु। इसको चक्कू घोंप के मार दिया था, बड़ा दुर्दांत व्यक्ति था उसका बेटवा, याद रखिएगा ये। और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, और कहते हैं ना कर्मा लौटता है, जैसा करोगे वो कर्मा मिलेगा, रिटर्न बैक होता है। तो बिंबिसार को मारा अजातशत्रु, और अजातशत्रु को मार दिया उदयन, चक्कू घोंप के मार दिया, लादा फाड़ दिया था। ये भी ध्यान में रखिएगा इसको।
ये त्रिक्रम इसका। नेक्स्ट देखेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन, बाबर पर्वत श्रृंखला की स्थिर गोड़ाथिरी किसके द्वारा विजित किया गया, यानी कौन जीता था इस पर्वत श्रृंखला को? याद रखिएगा, राजा खारवेल जीता था, राजा खारवेल जीता था। और खारवेल जो था जैन धर्म का समर्थक था, ये भगवान जैन का बहुत बड़ा भक्त था। मार्क रखेंगे राजा चोल, ये चोल वंश राजा थे, बताए थे थोड़े। मिनांडर ये बौद्ध धर्म के भक्त थे। पुष्यमित्र शुंग ये कट्टर ब्राह्मण थे, ये बौद्ध धर्म के विद्रोही व्यक्ति थे। ये गुप्त ये जो थे मौर्य काल में आते थे। किस काल के खंड के हैं ये? पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापना किए थे और ये मौर्य काल में थे। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। मतलब क्या पढ़ाई होती थी यहाँ पर? बौद्ध धर्म के बारे में। इसके बारे में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई होती थी। बाकी ये हिंदू धर्म से है, ये हिंदू धर्म से है। जैन धर्म का अपना अलग धर्म, जैन धर्म खुद था, और इसमें पढ़ाई होती थी किसका? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु का वंश पूछ रहा है। अभी 2 मिनट पहले पढ़ाए थे हम। मगध साम्राज्य पर सबसे पहला राजवंश कौन था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश में इस वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार का ही बेटा था ये, जिसको पितृहंता कहा गया इतिहास में। अपने बाप को चाकू से मार दिया था ये पितृहंता था ये, 1 नंबर का अपने बाप। और इसको भी भगवान उसी तरह मरवाया। इसका बेटा उदयन इसको चाकू भोंक के मार दिया था, लेकिन उसको पितृहंता का दर्जा नहीं दिया गया, इसी को पितृहंता का दर्जा दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, हर्यक वंश। इसका उत्तर क्या होगा? बी, हर्यक वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मैं बताया था स्टार्ट में ही कि गुप्त वंश संस्थापक के संबंध में इतिहास में विवाद है। घटोत्कच और श्रीगुप्त के बारे में नाम आता है, लेकिन घटोत्कच को नहीं मान करके सर्वाधिक मान्य जो है श्रीगुप्त को जाता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण, ये लेक्चर मुझे देना है, के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। याद रखिए, बौद्ध धर्म में कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को एक नाम दिया गया है। यानी भगवान बुद्ध युवावस्था 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग किया। घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घर छोड़े उन्होंने, घर छोड़ने के बाद ज्ञान को प्राप्ति किया, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन। जब ज्ञान प्राप्त कर लिए और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद दीक्षा दिए, उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब बेचारा मर गए, उन्हें क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महापरिनिर्वाण के बारे में बता चुका हूँ, ज्ञान प्राप्ति के बारे में बता चुका हूँ, महाभिनिष्क्रमण बचा है, इसीलिए इस पर लेक्चर देना आवश्यक है। कह रहा है कि भगवान बुद्ध जब घर छोड़े थे तो ज्ञान प्राप्ति के लिए किससे ज्ञान प्राप्त किए थे? तो याद रखिएगा, उन्होंने अलार कलाम से ज्ञान प्राप्त किया था और उद्दक रामपुत्रक से ज्ञान प्राप्त किया था। याद रखिएगा, ये किसके विद्वान थे? ये सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। ये सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे और रामपुत्र भी बहुत बड़े विद्वान थे, इनसे भी सीखा था। और जब इन दोनों से ज्ञान प्राप्ति करने के बाद मन नहीं भरा तो इन्होंने बराबर गया में चले गए और वहाँ पर मोहना और निरंजना नदी के किनारे बैठकर, वर्तमान का फल्गु नदी के किनारे बैठकर बहुत दिन तक तपस्या में लीन रहे। और बाद में इनको लगभग 11 वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कौन थे? कौंडे। यह भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इनके पिता सुदोधन जो थे, उन्होंने इनको बुलाया था। ये भविष्यवक्ता थे। ये कौन थे? भविष्यवक्ता थे। साथ ही साथ यह भी जान लीजिए, भगवान बुद्ध जब धर्मचक्र प्रवर्तन के थे, 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिए थे, दीक्षा दिए थे, उसमें से एक ब्राह्मण कौंडे भी थे। बाकी कालदेव भी इन्हीं से संबंधित हैं। आनंद कौन थे? आनंद भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, बहुत प्रिय शिष्य थे। आनंद ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है सूत पीटक। जिसका नाम क्या है? सूत पीटक। अश्व घोष कौन थे? अश्व घोष जो है इनके दरबार में रहते थे। अब है सारीपत और नागसेन। नागसेन जो है बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे और सारीपुत्र प्रकरण एक ग्रंथ का नाम है, ये भी हम लोग देख लिया। लेकिन इससे पूछा गया क्या? कौन से थे? इसका उत्तर होगा रियल में कौन? सी। इसका उत्तर रियल में क्या होगा? सी। इसका उत्तर रियल में क्या होगा? सी। इसका उत्तर रियल में क्या होगा? अलार कलाम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसका अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। याद रखिएगा, ये अशोक, उसका चंद्रगुप्त मौर्य वंश स्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन बना? तो अशोक। अशोक के बाद बहुत लोग बने, याद रखिएगा। और ये अंतिम राजा ये था। और ये किस वंश का था? गुप्त वंश का। ये किस वंश का था? ये गुप्त। ये पुष्यभृतु वंश का था। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, वह स्थान जहां महावीर ने
पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया था, कैवल्य प्राप्त किया था। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, यानी वह स्थल कौन था? जंभिका ग्राम। याद रखिएगा, जंभिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? किस कहा? जंभिका ग्राम में, किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे। प्रश्न पूछेगा, महावीर जो जन धर्म का विकास के कैवन तीर्थंकर थे? याद रखिएगा, ये 24वें तीर्थंकर थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा, ये हमारा है भारत का नीचे का नक्शा। यहाँ पर था मगध और इसी के पूर्व दिशा में था अंग, और अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। क्या थी? चंपा। और यह भी ध्यान में रहे, अंग और चंपारण के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था मालिनी। और यह भी बताऊं, जब हर्यक राजवंश की स्थापना हुई, बिंबिसार राजवंश का स्थापना किया, उन्होंने सबसे पहले आक्रमण करके अंग जनपद को ही अपने में मिला लिया था। माखी कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु जनपद ही था। रामग्राम के कोलिये अर्थात इनकी माता जो थी रामग्राम से संबंधित थी, रामग्राम की कोलिये। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कुंडग्राम में, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। कुंडग्राम में किसका हुआ था? महावीर स्वामी का हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, वैशाली के बारे में बता चुका हूँ, पाटलिपुत्र के बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन, याद रखिए, ये कश्मीर के थे। ये कहाँ के थे? ये कश्मीर के थे। और इन्होंने पुस्तक लिखा है राजतरंगिणी, लेकिन उन्होंने लिखना जब प्रारंभ किया तो ये कंप्लीट नहीं कर पाए। इन्हीं का भाई था एक विल्हन, और विल्हन के द्वारा जो है कल्हन की पुस्तक को समाप्त किया गया था राजतरंगिणी। इसमें 8 तरंग हैं। प्रश्न पूछेगा राजतरंगिणी में कितने अध्याय हैं? याद रखिएगा, इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8। इसीलिए प्रश्न पूछता है कल्हन के बारे में। इसकी विषय वस्तु पूछेगा क्या है? याद रखिएगा, इसे कश्मीर का इतिहास भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र कौन लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। इंडिका कौन लिखा था? मेगास्थनीज ने। पुराण कौन लिखा था? उग्र सरवार, उसका बेटा लोमहर्ष लिखा था। ये हम लोग सभी लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22वां। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था? अजातशत्रु, याद रखिएगा, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन इसी के शासन काल में हुआ था। दूसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? वैशाली में। राजा नाम कौन था? कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। राजा कौन था? अशोक। चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कश्मीर में। राजा कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? याद रखिएगा, कौटिल्य का, चाणक्य का ही एक नाम है कौटिल्य। बाणभट्ट हर्षचरित्रम लिखा था। बाणभट्ट देखिए, ये 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है हर्षचरित्रम, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कौटिल्य होगा, ये ध्यान में रखेंगे। विशाखदत्त ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा, इसमें इसका उत्तर कालिदास नहीं होगा, बाणभट्ट नहीं होगा, कल्हन नहीं होगा, विशाखदत्त नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा? ये सभी उत्तर गलत है, इसमें दिया हुआ ही नहीं है। इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो समझिएगा इस प्रश्न को छोड़ देना है, टच नहीं करना है। ये प्रश्न आयोग अपने आप हटा लेगा। इस पुस्तक के लेखक है चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई हैं। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है, चनोदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ है? चनोदरो के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ये याद रखेगा चनोदरो के बारे में। चनोदरो कहाँ है भैया? चनोदरो सिंध में है। मैं कल बताया था, जिस नाम के लास्ट में दरो लगा हो, जैसे मोहनजोदड़ो, चनोदरो, जरूर दरो, वो कहाँ होगा? सिंध में। लेकिन सिंध में और क्या है? आमड़ी भी है, कोटदीजी भी है। ये 2 नाम ऐसे जिसके नाम क्लास में दरो नहीं लगा हुआ है। लेकिन चनोदरो कहाँ है? सिंध प्रदेश में। याद रखिए, पंजाब नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, और बहावलपुर नहीं होगा। ये कहाँ है? चनोदरो में। यहाँ पर एक अच्छा फैक्ट है चनोदरो से, बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्थल जो था दुर्गीकृत नहीं था, यानी यह प्लेस जो था दुर्गीकरण यानी घेरा हुआ नहीं था। पहला साक्ष्य ये मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई से मिला था ये कि चनोदरो, या साथ याद रखिएगा, यहाँ से एक संस्कृति का डेवलपमेंट मिला है। वो संस्कृति क्या है? झुककर झांककर संस्कृति। ये प्रश्न पूछेगा, झुककर झांककर संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चनोदरो से मिले हैं। झुककर झांककर संस्कृति, दोस्तों गौर कीजिएगा, झुककर झांककर संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चनोदरो से। चनोदरो कहाँ है भैया? चनोदरो सिंध में है। चनोदरो कहाँ है? सिंध में है। चनोदरो कहाँ है? सिंध में। एकदम फाड़ देना है दोस्तों, एकदम बढ़िया से ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम नगरीकरण जब पूछ दे
पूछे प्रथम नगरीकरण कहाँ है दोस्तों, एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है, इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। द्वितीय नगरीकरण पूछ दे तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। प्रथम नगरीकरण पूछे तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रथम नगरीकरण हुआ था, ये याद रखिएगा। द्वितीय नहीं, इसका पतन हुआ, पतन होने के बाद द्वितीय नगरीकरण शुरू होता है। कब होता है, कहाँ पे होता है, याद रखिएगा महाजनपद काल को कहा जाता है। किस काल को, महाजनपद काल को। ये किस नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था, ये सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, गंगा नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, गंगा नदी घाटी क्षेत्र में। इसका कालखंड क्या है दोस्तों, इसका कालखंड है 2500 BC से 1750 BC, 2500 BC से 1750 BC। इसका कालखंड क्या है, 600 BC। इसका कालखंड क्या है, 600 BC। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण कहाँ से मिलता है, गंगई के मैदान से। देखिए ऑप्शन मार दीजिए इसमें बी, गंगना के मारिए बी, उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं सिंधु घाटी में प्रथम नगरीकरण हुआ था, ये याद रखिएगा, यहाँ से इसको जोड़ दीजिए प्रथम नगरीकरण से। दक्षिण तटवर्ती मैदान इसका संबंध इससे नहीं है, पश्चिम तटवर्ती मैदान इससे संबंध इसका नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखेंगे, वत्सराज स्थित है कहाँ पर, वत्सराज याद रखिएगा इलाहाबाद के पास है। इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। उज्जैन के पास नहीं था, मेरठ के पास नहीं था, वाराणसी के पास नहीं था। इसका उत्तर क्या होगा, इलाहाबाद के पास था। वत्स कहाँ, राज्य कहाँ था, इलाहाबाद के पास था। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, भरहुत एवं अमरावती किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा ये दोनों स्तूप है। यह स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, भगवान बुद्ध के अवशेष को यहाँ पर रख करके स्तूप का निर्माण किया गया है। भगवान बुद्ध के अवशेष को रख दिया गया है और इसके ऊपर अब निर्माण कर दिया गया स्तूप का, इसीलिए भरहुत और अमरावती का स्तूप जो है अब बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 29 एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ पर अच्छा कहानी भी है और हम उसके बारे में बताएंगे। पहले उत्तर सीख लीजिए, चालुक्य याद रखिएगा। चालुक्यों के द्वारा जो भवन बनाया गया था वहां पर एक महारानी रहा करती थी, उसी का नाम था दुर्गा। उस महारानी का नाम था दुर्गा, अर्थात वहां पर मंदिर नहीं था, वहां पर देवी की पूजा अर्चना के साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसी के नाम पर उस महल का नाम पड़ गया है दुर्गा मंदिर। वस्तुतः यहाँ पर पूजा के प्रमाण नहीं मिले हैं। चालुक्य वंश में है यह संबंधित, चोल काल से नहीं है, पल्लव काल से नहीं है, सातवाहन से नहीं है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी के लोग थे मतलब क्या थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, याद रखिएगा ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। लेकिन ये अगर रहे कभी तो याद रखिएगा वो लोग गाय का मांस नहीं खाते थे, ये लोग गाय का मांस कभी नहीं खाते थे, इसमें उत्तर हो जाएगा सी, दोनों थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूध के बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, मैं भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। दूध प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में राजा अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी कहाँ, कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था, वज्जी संघ में हुआ था। इसका उत्तर देखिए क्या होगा, वैशाली। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में कहाँ हुआ था, पहला हुआ था, और पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था, और चौथा कहाँ हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DVI रखिएगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त गुप्त वंश में आया था। और गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, गुप्त वंश की स्थापना जो है 319 ईस्वी के आसपास हुई थी। और कौन था इसका संस्थापक, श्रीगुप्त था, याद रखिएगा श्रीगुप्त संस्थापक, और इसी वंश का एक प्रतापी राजा था। इसका एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन है, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन है, हरिसेन। और हरिसेन ने इस अभिलेख को संस्कृत भाषा में लिखा है, यह भी याद रखिएगा। इस अभिलेख में चर्चा किया है समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में उस अभिलेख में दिया गया है। इसीलिए इतनी बड़ी जानकारी, इतने बड़े नेता राजा होने के कारण इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बाकी रामगुप्त भी गुप्त वंश कराया था, चंद्रगुप्त प्रथम भी गुप्त वंश कराया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, ये सभी गुप्त वंश के ही राजा थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, समाहर्ता कौन था, इसका पहले उत्तर जान लीजिए। महासंग्राहक करता था, ये ए नंबर, महासंग्राहक करता था। ये काम क्या करता था, टैक्स वसूलता था। ये किस काल का था, मौर्य काल का था। मौर्य काल में कौन राजा, अशोक के समय में था, याद रखिएगा। प्रादेशिक, रज्जुक, युक्त, ये सभी बड़े अधिकारी हुआ करते थे, ये भू राजस्व को वसूलते थे। क्या वसूलते थे, भू राजस्व को। ये सबसे बड़ा हेड था, ये टैक्स वसूल कर अपने पास रखता था, याद रखिएगा। मौर्य काल में जो व्यक्ति टैक्स दे देता था उसको मृत्युदंड का प्रावधान था, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी महालेखा परीक्षक ये नहीं होगा, खजांची नहीं होगा, दंड नायक नहीं होगा,
ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा गया। मैं बताया था कहाँ पर, गया। इसी का नाम है बोध गया। वैशाली में नहीं, वैशाली में तो उन्होंने भिक्षुणी संघ का स्थापना किया था, अपनी माता को दीक्षा दिया था। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। उनका परिचय था। राजगिरी में क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। लुम्बिनी में तो उनका जन्म ही हुआ था। तो सब आंसर क्या हो जाएगा इसका? गया हो जाएगा। गया, उसमें बोध गया था। अभी उन्हीं के नाम पर जो है वहाँ पर बोधि वृक्ष वगैरह सब कुछ स्थापित है। काफ़ी रमणीय प्लेस है। कहीं मौका मिले तो शिक्षक का एग्जाम पास करके घूम कर आइएगा, वहाँ से मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ही उन्होंने बहुत दिन तक तपस्या किया था और 29 वर्ष में अपने घर से निकले थे। ये ध्यान रखिएगा। तो आज का क्वेश्चन का सीरीज दोस्तों समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, और साथ ही साथ अगर अच्छा लग रहा हो तो ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और प्यार दें, आशीर्वाद दें, और दबा के इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा से पूरे भारत में फैलाएं। और ये SCRT और NCRT के आधार पर इसका कलेक्शन किया गया है। संभावित बेस्ट प्रश्न है जो कि आपको प्रश्न एग्जाम में टकराएंगे। एंशिएंट इंडिया से उम्मीद है 5 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने 100 प्रश्न का सीरीज रखा है लगभग, और यहाँ से उम्मीद है आपका प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। वो सभी प्रश्न SCRT और NCRT के आधार पर संभावित और छांटा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां से भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा और बेहतर लगेगा। और बाकी PDF के लिए मैं बता ही दिया हूं। आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, और साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के बाद नीचे में क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर आपको करंट का, बिहार स्पेशल का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का आइकन तमाम मिलेंगे। और इसके अलावा आपको और वहाँ पर लेक्चर के भी PDF नोट्स प्राप्त होंगे। इसीलिए दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें, संरक्षित करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।